हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 8 में सस्वर वाचन और मौन वाचन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में लिंग वचन के टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर लिंक से प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाचन कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वाचन कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन आपका बीटीसी 2016 में रिपीट हुआ है। वाचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सस्वर वाचन, जिसे हम लाउड या ओरल रीडिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है मौन वाचन, जिसे हम साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। सस्वर वाचन जो होता है जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं, और मौन वाचन में हम साइलेंट होकर पढ़ते हैं कि किसी को हमारी आवाज़ ना सुनाई दे। आइए अब इसमें देखते हैं। लिखित भाषा के ध्वनियुक्त वाचन को सस्वर वाचन और ध्वनि रहित वाचन को मौन वाचन कहते हैं। इनमें कहने का मतलब ये है, जिसमें ध्वनि हो वह सस्वर वाचन होता है, और जिसमें ध्वनि नहीं होती है उसे हम मौन वाचन के नाम से जानते हैं। सस्वर वाचन के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है जिसमें एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथा वाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। ये एक प्रकार का होता है कि कैसा होता है, जिसमें एक ही व्यक्ति किसी भी लिखित भाग का स्वयं वाचन करे, जैसे कोई कथा कह रहा है वो खुद ही वाचन कर रहा है, या बालक द्वारा किसी भी पाठ को पढ़ना या पद्यांश का पाठ पढ़ना। और दूसरे प्रकार का जो सस्वर वाचन होता है, जिसमें बहुत से व्यक्ति बालक किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें, अकेले नहीं पढ़ें, जब एक साथ पढ़ें तो उसे दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखिए, प्रार्थना को बालकों द्वारा एक साथ मिलकर बोलना। जब प्रेयर होती है, स्कूल में प्रार्थना होती है, तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर बोलते हैं। पहले प्रकार के वाचन को व्यक्तिगत, जो हम एक व्यक्ति बोलकर करता है उसे हम व्यक्तिगत वाचन के नाम से जानते हैं, और जब एक बहुत सारे मिलकर बोलते हैं तो उसे हम सामूहिक सस्वर वाचन के नाम से जानते हैं। सस्वर वाचन के दो प्रकार बताए हैं। पहला व्यक्तिगत होता है, दूसरा सामूहिक होता है। व्यक्तिगत में केवल एक ही व्यक्ति या एक ही बालक उसे पढ़ता है, और सामूहिक में सब एक साथ पढ़ते हैं। जैसे स्कूल में प्रार्थना होती है, सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, तो उसे सामूहिक वाचन के नाम से जानते हैं। ये सस्वर वाचन के प्रकार हैं। पुनः व्यक्तिगत वाचन शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है और छात्रों द्वारा भी। शिक्षक द्वारा किए गए व्यक्तिगत वाचन को हम आदर्श वाचन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका शॉर्ट में आ सकता है। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? जब शिक्षक कोई भी चैप्टर हमें पढ़ाता है तो उसे हम आदर्श वाचन के नाम से जानते हैं। और छात्रों द्वारा किए गए व्यक्तिगत वाचन को अनुकरण वाचन के नाम से जानते हैं। और छात्र जो वाचन करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? अनुकरण वाचन के नाम से जानते हैं। अनुकरण वाचन प्राय व्यक्तिगत और सस्वर ही होता है। सस्वर इसलिए कि जब तक विद्यार्थी किसी अंश को बोलकर नहीं पढ़ेगा, तब तक उसकी ध्वनि संबंधी कमियां हैं जो, या वाचन संबंधी जो भी त्रुटियां हैं, उसका पता हम नहीं लगा सकते। त्रुटियों का पता लगाने के पहले ही उसका संशोधन संभव है, उससे पूर्व नहीं। यह एक शंका का समाधान करना उपयुक्त रहेगा। प्रार्थना को हम सामूहिक वाचन कहें या सामूहिक गीत भजन आदि, शंका उचित है। और इसके उत्तर में हम यही कहना चाहेंगे, जब कोई अंश पढ़ा रहा है तो उसे वाचन की संख्या दी गई है। यह प्राय गद्य पाठों में होता है। पद्य पाठों में उसी को हम वाचन ना कहकर पाठ कह देते हैं। प्रार्थना जब गाई जाती है तब वह गीत है। चूँकि सभी के द्वारा पढ़ी जा रही है इसलिए वाचन है, परंतु साथ ही आरोह अवरोह और लयपूर्ण पढ़ी जा रही है, इसलिए गीत या पाठ है। महत्व की दृष्टि से त्रुटियों के सुधार में एकल वाचन का ही महत्व है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। वाचन के दो प्रकार बताएं हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन में
ध्वनि रहित जो वाचन होता है उसे हम मौन वाचन के नाम से जानते हैं, और जिसमें ध्वनि होती है उसे हम स्वस्वर वाचन के नाम से जानते हैं। जो हम बोल बोल कर पढ़ते हैं वो स्वस्वर वाचन होता है। मौन वाचन जिसमें हम साइलेंट रहकर पढ़ते हैं, जिसमें हमारी आवाज़ नहीं निकलती है। स्वस्वर वाचन के भी दो प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में व्यक्ति अकेले पढ़ता है या बालक अकेले ही चैप्टर को पढ़ता है, जबकि सामूहिक में एक साथ काफ़ी सारे लोग एक साथ पढ़ते हैं। जैसे प्रार्थना का या क्लास में कोई भी चीज़ टीचर समझा रहे हैं तो सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं। और जो शिक्षक का वाचन होता है उसे हम आदर्श वाचन के नाम से भी जानते हैं, और जो बच्चों द्वारा किया जाता है, टीचर जो पढ़ाता है उसे बच्चों द्वारा जो किया जाता है उसे हम अनुकरण वाचन के नाम से जानते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन शिक्षण से मौन वाचन का क्या महत्व है? मौन शिक्षण जो होता है उसमें मौन वाचन का, मौन नहीं, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। ये आपका बीटीसी 2016 में रिपीट हुआ है। मौन वाचन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम मौन वाचन का अर्थ जानेंगे। मौन वाचन का क्या अर्थ है? मौन का अर्थ है शांत रहना, मतलब बिना ध्वनि किए किसी भी पाठ को पढ़ना हम मौन वाचन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि की, अर्थात किसी भी पाठ को इस प्रकार से पढ़ना किसी की आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात ना हो पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है, वही मौन वाचन है। यह स्वस्वर वाचन से ठीक उल्टा है। तो स्वर वाचन में उच्चारण की शुद्धता अशुद्धता सब कुछ वाचन के साथ साथ यह ज्ञात होता है, लेकिन हम मौन वाचन में नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हमें त्रुटियों का पता क्या लगेगा। इसलिए हम मौन वाचन में किसी की भी त्रुटियों का पता नहीं लगा सकते हैं। मौन वाचन को हम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का बताते अवश्य हैं, परंतु यथार्थ में ये व्यक्तिगत ही होता है। सामूहिक तो इसलिए कह देते हैं कि यह पूरी कक्षा को एक साथ कराया जाता है, जिसमें छात्र अपनी अपनी गति के अनुसार पठित अंश को पढ़ते हैं। मौन वाचन के महत्व के बारे में जानते हैं। मौन वाचन का क्या महत्व है? नंबर 1, मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। नंबर 2, मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए कर सकता है। मौन वाचन में हम किसी दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, क्योंकि हम कोई भी हम चैप्टर रीड करते हैं तो उनमें मौन रहकर हम पढ़ते हैं, जोर जोर से नहीं पढ़ते हैं जिससे कि कोई डिस्टर्ब हो, इसलिए किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचती है। मौन वाचन कोई भी बालक, विद्यार्थी, व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी गति से और आवश्यकता अनुसार कहीं भी कर सकता है। मौन वाचन में यह नहीं है कि आपको धीरे धीरे पढ़ना है या जल्दी जल्दी आपको चैप्टर फिनिश करना, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से कर सकती हैं। अर्थात मौन वाचन कक्षा में ही नहीं, रेल में, बस में, कहीं भी, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कहीं भी किया जा सकता है। अगला देखिए 4 पॉइंट है, इसमें स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से भी वाचन किया जाता है। मतलब इसमें अपनी इच्छा के साथ अब अपनी गति के अनुसार भी वाचन कर सकते हैं, किसी दूसरे की गति को नहीं देखते, हम अपनी गति को देखकर इसमें वाचन करते हैं। अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी हमारी छुट्टी पड़ जाती है तो हम घर पर जो हमारी छुट्टियां पड़ी हैं उसमें रहकर हम मौन वाचन आसानी से कर सकते हैं। इस पॉइंट नंबर 6, इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक भी पहुंचा जा सकता है। 7, इसके द्वारा वाचन, चिंतन आदि संभव है, जो बालक का बौद्धिक विकास में भी सहायक है। जब बालक खुद वाचन या चिंतन करता है तो बालक के बौद्धिक विकास में भी हम सहायता मिलती है। जब बालक खुद ही अपने आप ही किसी भी चैप्टर को मन ही मन रीड करेगा तो इससे उसका बौद्धिक विकास भी तेज़ी से होता है। पॉइंट नंबर 8, उच्च स्तर पर उसकी आवश्यकता और महत्व दोनों अधिक हैं। जब हम बड़े लेवल पर मतलब हायर क्लासेस में आ जाते हैं तो मौन वाचन का बहुत महत्व रहता है। तब जो स्टूडेंट होते हैं वो बोल बोल कर नहीं पढ़ते, मन ही मन चैप्टर को रीड करते हैं। प्राथमिक से माध्यमिक तथा उच्च स्तर के लिए भी इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। पॉइंट नंबर 9, इसमें व्यक्ति या बालक की क्षमताओं या योग्यताओं का पूरा प्रयोग किया जाता है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं मौन वाचन हमें क्या क्या महत्व है। सबसे पहला, मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। मौन वाचन हम किसी को बिना बाधा पहुंचाए भी कर सकते हैं। मौन वाचन में बालक अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी गति के अनुसार कर सकता है। अविकास, जो भी हमारी छुट्टियां होती हैं उसमें भी हम मौन वाचन का उपयोग कर सकते हैं। मौन वाचन बालक के बौद्धिक विकास में भी सहायता करता है। उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए मौन वाचन अत्यधिक उपयोगी है और इसमें बालक की क्षमताओं और योग्यताओं का भी हम पूरा उपयोग कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौन वाचन के उद्देश्य वह क्या हैं? ये BTC 2015 में रिपीट हुआ। यह चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन है वो सब एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। पहला वाला है जो BTC 2016 में रिपीट हुआ है, सेकंड वाला है BTC 2016 में रिपीट हुआ है और थर्ड वाला देखिए BTC 2015 में रिपीट हुआ है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लीजिए। अब अगला देखते हैं, मौन वाचन के उद्देश्य बताइए। ऊपर मौन वाचन की आवश्यकता और महत्व के विषय में जो भी कुछ कहा गया है उसके आधार पर मौन वाचन के उद्देश्य सरलता से निश्चित किए जा सकते हैं। ये उद्देश्य होंगे, सबसे पहला क्या है, विद्यार्थियों को कम से कम अधिक से अधिक विषय वस्तु को आत्मसात कराना। मतलब इसमें हम कम से कम भी करा सकते हैं और अधिक से अधिक मतलब जो भी हम पाठ है उसे आत्मसात करा सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात को स्वयं समझने हेतु प्रेरित करना। जब एक बालक मौन वाचन करता है तो वह खुद भी धीरे धीरे अपने आप ही चैप्टर को समझने लगता है कि उसमें क्या बताया गया है। अगला देखिए, उसकी चिंतन एवं तर्क शक्ति विकास करने का प्रयास करना। मौन वाचन से हम बालक के चिंतन, तर्क शक्ति, बौद्धिक क्षमता का विकास तेजी से कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, कक्षा में अन्य छात्रों को व्यवधान पहुंचाए बिना अपनी ही क्षमता एवं योग्यता अनुसार छात्रों को पाठ्यांश को समझाने हेतु प्रयास करना। मतलब मौन वाचन में हम दूसरे छात्रों को बाधा ना पहुंचा, अपनी ही क्षमता या योग्यता के अनुसार छात्रों को पाठ भी अच्छे से समझा सकते हैं। अगला पॉइंट है, छात्रों द्वारा अवकाश के क्षणों का उपयोग किए हेतु प्रेरित करना। हम छात्रों को जो भी छुट्टियां होती हैं उसमें हम मौन वाचन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगला देखिए, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु को गहराई से समझने हेतु प्रेरित करना। मौन वाचन के द्वारा हम बालकों को गहराई से किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि इससे अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।